आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात। आज हम लोग हृदय मर्म की चर्चा करेंगे। तो सभी BA MS MD आयुर्वेद और PhD स्कॉलर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेचना शारीर एंड योगा स्टूडेंट्स ऑफ BHU एंड अदर फैकल्टीज़, तो हम लोग आज आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ हृदय मर्म पर चर्चा करना चाह रहे हैं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हेलो जी सर। और ये जो स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन पर जो स्लाइड है वो आपको शो हो रही है? हेलो, स्क्रीन पर स्लाइड शो हो रही है ना? ठीक जी सर। तो आज हम लोग हृदय मर्म की चर्चा कर रहे हैं और मुख्य रूप से हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट यानी कि आयुर्वेद की विभिन्न संहिताओं में जो श्लोक आए हैं और उनका क्या अर्थ है और विशेष अर्थ उनके क्या हैं, और तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले हम आयुर्वेद का ज्ञान करेंगे जिससे कि जो है आप लोग आयुर्वेद के विशेषज्ञ बन सकें। और पहले हम हृदय मर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये श्लोक आया है सुश्रुत शारीर, छठा अध्याय जो है, जो प्रत्येक मर्म निर्देश शारीर है, जिसमें प्रत्येक मर्म का सुश्रुत ने वर्णन किया है। तो उसका 6/34वां श्लोक है, जिसमें हृदय मर्म के बारे में लिखा है कि स्तनयोर मध्यम अधिष्ठान योरस्यामाशय द्वारम सत्वरजस्तम सामधिष्ठानम हृदय नाम मर्म तत्रापि सद्य एवं मरणम। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है तो वो ये बता रही है कि एक मोटे तौर पे सरफेस एनाटॉमी बता रही है कि दोनों स्तनों के मध्य में, यानी कि दोनों निपल के बीच में। तो इससे पहले मेरा एक वीडियो था सरफेस एनाटॉमी का, जिसमें कि मॉडर्न के हिसाब से हमने एनाटॉमी बताई थी, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो जो हृदय होता है तो वास्तविक रूप में 1/3 जो है राइट साइड में और 2/3 लेफ्ट साइड में होता है, और मोटे तौर पे दोनों स्तनों के मध्य में है। और दूसरी बात उसके बाद बताई कि वो आमाशय का द्वार बताया। तो ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसकी लिए कहा गया है, क्योंकि जो हार्ट का पेशेंट है उसको डाइट किस प्रकार से लेनी है, रात में उसे डाइट कम लेनी चाहिए, क्योंकि जो है जो स्टमक है वो बैक प्रेशर देता है लेटने पर डायफ्राम पे, और डायफ्राम से आता है जो है थोरैक्स में और हार्ट के ऊपर। तो जो है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए रात में हल्का भोजन लेना चाहिए। तो एक तो ये है, और एनाटॉमी के हिसाब से भी है कि जो आप अगर स्टमक को पढ़ें तो वहाँ कहा जाता है कार्डियक एंड भी कहा जाता है, कार्डियक नॉच भी कहा जाता है। तो वो क्यों कहा जाता है? तो नॉच तो होता है स्टमक पर और कहते हैं कार्डियक नॉच, क्योंकि तो वो हार्ट की इम्पॉर्टेंस देने के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। तो हार्ट के रेफरेंस में स्टमक का रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो है अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी के रेफरेंस में। फिर कहा है उसने सत्व रज स्तम। तो सत्व रज तम ये जो 3 महागुण हैं, तो ये जो होता है यही जो है मनुष्य का एटीट्यूड होता है, और वो किसी भी चीज़ में कैसे निर्णय करेगा, संत भाव में सात्विक करेगा कि राजा के भाव में राजसिक करेगा, या तामसिक रूप में करेगा जैसे आतंकवादी करते हैं। तो वो जो उसका ब्रेन का सेटअप कैसा है, माइंड का सेटअप कैसा है, तो वो इस चीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हृदय, यहाँ पे थोरेसिक हार्ट के रेफरेंस में ये ना हो करके, क्योंकि हृदय से कई शब्द लिए जाते हैं, तो ये सिरो हृदय की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सत्व रज तम का अधिष्ठान होता है। तो ये जो चीज़ होती है वो हृदय नाम का मर्म है। तो क्योंकि एक चीज़ और भी होती है, जो हार्ट है उसका सेंटर, कार्डियक सेंटर ब्रेन में होता है, तो वहाँ से भी उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो सत्व रज स्तंभ, ये जो भाव बताया, तो वो लिम्बिक सिस्टम और ब्रेन के और पार्ट्स पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन का एटीट्यूड और पेशेंट के ब्रेन का एटीट्यूड और ब्रेन के डिसीजन मेकिंग पावर, जिसे महागुण कहा गया, वो सात्विक है कि राजस है कि तामस है। तो इस पर ये जो 3rd लाइन लिखी गई है, तत्रापि सद्यम एवं मरणम, मतलब उस पर यदि आघात होता है तो सद्य मरण मतलब इंस्टेंट डेथ हो सकती है। और जो सद्य मर्मों के बारे में बताया गया है, सद्य प्राणहार मर्म की जो तुरंत से लेकर 7 दिन के अंदर मृत्यु होती है। तो ये इस श्लोक की व्याख्या हुई जिसको मैंने डिस्क्राइब किया।
तो अब जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है इसको आप इसमें पढ़ सकते हैं कि छाती में दोनों स्तनों के मध्य आमाशय का द्वार और सत्व रज तथा तम का अधिष्ठान हृदय नामक मर्म है और वहाँ पर अभिघात होने से तत्काल मृत्यु होती है। तो इस श्लोक का ये मीनिंग था। अब एक दूसरा अष्टांग हृदय शरीर में भी उसी बात को दूसरे रूप में कहा है श्लोक में, क्योंकि जो अष्टांग हृदय है और अष्टांग संग्रह है तो ये मुख्य रूप से चरक और सुश्रुत की ही बातों को और कुछ अपनी बातों को ऐड करके बनाई गई संहिता है। तो द्वारम आमाशयस्य च सत्वाधिधाम हृदय स्तनोर्कोष्ठ मध्यगम, तो इसमें जो स्पेशल बात कही कि ये कोष्ठ में है, तो कोष्ठ है और उसमें भी उर है और ऊपर जो हमने बताया कि वक्ष या छाती, तो ये जो उसके पर्याय हैं सब, तो थोरैक्सिक रीजन में ये होता है और मध्यगम मतलब मध्य में, थोरैक्सिक रीजन में मध्य में है कि ये बात जो है अष्टांग हृदय ने कही। बाकी उन्होंने सुश्रुत की ही बात को रिपीट किया कि कोष्ठ वक्ष में दोनों स्तनों के मध्य आमाशय का द्वार और सत्व रज तथा तम का अधिष्ठान हृदय है। तो अब जो है हम लोग आते हैं कि आमाशय द्वारम स्तनोर मध्यम अधिष्ठ्योर श्यामाशय द्वारम सुश्रुत शारीर 6/34 की बात हो रही है। तो ये एक बार हम एक चीज़ चेक कर लें। तो अब हम इस श्लोक को एक्सप्लेन करेंगे। तो हार्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज आमाशय द्वार। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ द आमाशय कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। अरुणदत्त हैज also mentioned heart as a आमाशय द्वार while commenting in अष्टांग हृदय शारीर स्थान 4/13। तो ये इसको अभी मैंने व्याख्या की भी है और हम डिटेल में चल रहे हैं कि इस बात को और स्पष्ट कर सकें। तो ये आप देखिए डायग्राम, ये जो है स्टमक है, इस डायग्राम में ये स्टमक दिख रहा है और ये डायफ्राम दिख रहा है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, एरो को ध्यान से देखें तो ये जो एरो चल रहा है तो ये डायफ्राम है और ये स्टमक है। तो ये कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक है, यहाँ पे कार्डियक नॉच होता है और ये हार्ट है। तो हार्ट जो है डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा है, आप देखें। तो इसीलिए इसको आमाशय द्वार किया। ये नेटर का डायग्राम है, तो हम दूसरी पुस्तकों से पढ़ाने के लिए रेफ़र करते हैं। अब ये देखिए, ये वही लेटरल व्यू है जिसमें दिखाया गया है। तो ये डायफ्राम है, उसके नीचे जो है ये आप देखिए ये इसोफेगस है और ये वाला पार्ट जो है ट्रैकिया का है और उसमें आगे की तरफ यहाँ देखिए ये हार्ट है, एनाटॉमिकल पोजीशन बता रहे हैं, और ये डायफ्राम ये दो लाइन में ऐसे करके दिखाया गया। ये जो कार्डियक ओपनिंग है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये कार्डियक नॉच है स्टमक के ऊपर और ये कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक है और ये वाला पार्ट फंडस कहलाता है। तो ये हमने मोटी तौर पे एनाटॉमी को यहाँ स्पष्ट करना चाहा और वो आपको दिखाया। तो उसके बाद का श्लोक आता है जो प्रत्यक्ष शरीर से लिया गया है। तत्रापि ऊर्ध्व द्वारम नलिका द्वार अनुबंधिनी तस्य हार्दिक द्वारमिति संज्ञा हृदय सानिध्यात। तो आमाशय इज वेरी क्लोज टू द हृदय, दैट इज वाई आवर ईटिंग कॉजेज प्रेशर ऑन हार्ट एंड इंटरफेयर्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्ट एंड गिविंग फीलिंग ऑफ द अनइजीनेस अन्नेन हृदय बाधा। तो ये जो बात कही कि अन्न से ही हृदय में बाधा या जो ट्रबल पैदा होती है जब जो बैक प्रेशर देता है डायफ्राम पे और उसके बाद हार्ट पे, जो मैंने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था, तो वो ये यहाँ पे बात होती है। अब हम दूसरी बात को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट इज वेरिएबल इन डिफरेंट पोस्चर्स। इट इज़ ड्यू टू वेरिएबल प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द एब्डोमिनल ऑर्गन्स ऑन द डायफ्राम। तो ये अलग अलग तरीके से प्रेशर देता है। तो ये हम कंडीशंस बता रहे हैं। लेवल ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट किस किस कंडीशन में क्या होता है। स्टैंडिंग पोजीशन में जब मनुष्य खड़ा हुआ होता है तो T6 to T9, तो थोरेसिक वर्टिब्रा का लेवल ये बताया गया। T से थोरेसिक वर्टिब्रा लेना चाहिए, तो 6 और 9 के बीच में जो है बेस रहता है। बेस जो है पोस्टीरियर साइड पे लिया जाता है, क्योंकि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस लिया जा रहा है उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एनाटॉमिकल बेस की बात नहीं कर रहे। तो क्लिनिकल जो बेस है वो T6 to T9 होता है और रिकमेंड पोजीशन में जो है T5 to T8 है। मतलब जैसे पेशेंट लेटा हुआ है तब ये लेवल थोड़ा सा हायर हो जाता है, एक लेवल देखिए हायर हो गया। जो स्टैंडिंग पोजीशन में T6 है और रिकमेंड पोजीशन में T5।
तो ये जो है तो थोड़ा सा शिफ्टिंग होती है और थोरेसिक जो वॉल्यूम है वो थोड़ा रिड्यूस होता है और उस पर हल्का सा जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा और जब स्टमक से भी और प्रेशर जाएगा, जैसे आपने बहुत भरपूर खाना खा लिया है, फुल उसे कर दिया है, तो वो प्रेशर बढ़ता है। तो कीपिंग अबव फैक्ट्स इन माइंड, इट इज़ एडवाइज टू द कार्डियक पेशेंट टू टेक लाइट डाइट इन द नाइट। तो ये मैंने आपको क्लियर किया कि ऐसा क्या कारण है। और हृदय कमल मुकुलाकारम अधोमुखम चतुरंगुलम चा सद्यो घाती। डल्हान ने कमेंट्री सुश्रुत पे की है कि कमल के मुकुल मतलब मुकुल का मतलब होता है कलिका, तो कमल की कलिका के आकार का होता है और अधोमुख डाउनवर्ड्स उसका फेस होता है। और जो साइज उसका बताया कि चतुरांगुल 4 फिंगर्स ऑफ द पेशेंट लेंगे, जिस व्यक्ति का हार्ट नापना है उसी का, और इसको जो है पाम के इक्वलेंट भी कहते हैं या मुष्टिका प्रमाण में भी कहा गया है या फीस्ट जो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसके बराबर उसका जो है परिमाप है। तो हृदय कमल मुकुल के समान अधोमुख सिरा मर्म, और इसको जो बताया गया कि ये सिरा मर्म है और प्रमाण और परिमाप में 4 अंगुल और सदैव प्राणहार मर्म है। तो जो एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चरली इट इज़ अंडर द हेडिंग ऑफ द सिरा मर्म। तो मतलब ये वेसल्स से बना है। तो ये जो उसके आप जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे तो वो एंजियोब्लास्ट पहले सबसे पहले बनते हैं, फिर उसमें एक जो ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और वो ट्यूब में मोल्डिंग होती हैं और उससे चल करके ये हार्ट बनता है। तो एक तरीके से वो सिरा से ही बना, तो यही बात इसीलिए उसे सिरा मर्म कहते हैं। और प्रमाण में ये 4 अंगुल है और जो तो ये तो उसका जो साइज बताया या परिमाप बताया। और जो इंजरी रिजल्ट्स मतलब आघात होगा तो परिणाम क्या होगा, वो है सद्य प्राण हार मर्म। ये अलग अलग हेडिंग होती हैं, उन हेडिंग में ही उसको लिखा जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि पुंडरीकेण सदृशम हृदयम साध अधोमुखम जागृतस्थ विक्षति स्वपतश्च निमलति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक सुश्रुत शारीर का 4/31 का है और ये ज़्यादातर श्लोक पढ़ करके टीचर सुनाता है और उसका अर्थ पूछता है कि इसका क्या अर्थ होता है। और यहाँ तक कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू तक में ये बात होती है। तो इसके अर्थ को ठीक से समझ लेना चाहिए और तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हृदय का आकार अधोमुख पुंडरीक कमल कलिका के समान होता है। जागृत अवस्था में हृदय विकसित होता है और सोते समय में संकुचित होता है। तो जो अब इसके 3 मीनिंग यहाँ पे मुख्य रूप से लिए जाते हैं इस श्लोक में। तो जो नीचे की सेकंड लाइन है उसके 3 मीनिंग हैं। जागृत अवस्था में हृदय की गति अधिक मतलब हार्ट रेट अधिक होता है तथा सोते समय में कम होता है, क्योंकि जागने की अवस्था में जो है जीव वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है और जब एक्टिविटी करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जिससे कि ऐसा होता है कि जागने की अवस्था में हार्ट रेट अधिक है तो गति अधिक है और सोते समय कम होती है। तो ये उस स्थिति को एक तो एक्सप्लेन करता है। दूसरा पॉइंट जो एक्सप्लेन उससे होता है कि हृदय में विकास डायस्टोल और निमलन या संकोच सिस्टोल की क्रिया होती हैं। तो ये जो डायस्टोल और सिस्टोल दोनों विकास और संकोच दोनों क्रियाएं ऑटोमेटिक और जो रिथमेटिकली और या क्रम से हो रही होती हैं और उनका साइक्लिक रूप में हो रही होती हैं। तो ये नाड़ी विज्ञान में भी इस बात को कहा है कि जो उसमें यह है तो स्वतः ये क्रिया होती है। आगे श्लोक उसका आएगा। और तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि जीवित व्यक्ति का हृदय क्रियाशील होता है और वो जो है क्रियाशील होने से विकसित होता है और मृत का नहीं, तो वो जो है जो होता है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो विकास और संकोच की एक तीसरी स्टेज ये भी है। तो 3 अर्थ उसके निकलते हैं और पहली लाइन का तो अर्थ हमने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया। अब उसके बाद जो है इसके शब्दार्थ पे आते हैं। तदेत त्रयाक्षरम हृदय मिति कम अक्षरम अभिहनत्य इसमें स्वानश्च चाया एवं वेदम द इत्यमेक अक्षरम ददस्य में स्वाश्चान्य चाया एवं वेदम यमित्येकम अक्षरम एति स्वर्ग या एवं वेद। तो शतपथ ब्राह्मण का ये श्लोक है जो हमने ऊपर दिया। अब इसके अर्थ की बात पे चलेंगे। उससे पहले हम निरुक्ति दुर्ग एक बुक है उसमें बताया गया एवं हरतेर ददात रीति हृदयम शब्द है। तो अब इसका जो धातुओं का अर्थ आता है, ये मुख्य रूप से हृदय शब्द 3
जो इसमें अगर आप विच्छेद करें तो हरा, द और या, इन 3 से अक्षरों से मिलकर बना है। तो हरा का मतलब होता है हरण, हरा का मतलब होता है टू टेक। तो वो टेक किस चीज़ का कर रहा है? एक तो वो रस धातु और रक्त धातु, तो जो उसका फ्लूइड है, तो चक्रपाणी कहते हैं कि होल फ्लूइड, द्रव धातु उसमें सर्कुलेट होती है, तो उसका हरण करता है पूरी बॉडी से। जो फ्लूइड फॉर्म में प्लाज्मा है और ब्लड है, तो वो सारा का सारा जो है हृदय में आता है। तो इस तरीके से ये हरण कर रहा है, होल बॉडी से उस जो रस और रक्त को ले रहा है। और दान, दा से दान, दान का मतलब होता है टू गिव। तो होल बॉडी को ये इटसेल्फ, अपने आप को और होल बॉडी को वो जो है दे रहा होता है। क्या दे रहा होता है? रस और रक्त को। और या याति, टू मेंटेन, एक तो मेंटेन करता है, और उसी का एक और अर्थ होता है कि अयन गति, तो मोशन, उसी में गति हो रही है, उसके अंदर से भी पास हो रहा है। और सिस्टोल और डायस्टोल ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये उस रेफरेंस में एक एक शब्द का अर्थ हुआ। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर हमने कहा है। तो द वर्ड हृदय इंडिकेट्स दैट इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड मोशन। तो 3 फंक्शन इसमें हो रहे हैं। देखिए, हरा मीन्स आहरण, मीनिंग टू ब्रिंग बैक फोर्सेबली। तो इसमें उस टाइम जो है डायलिटेशन होता है। और द का मतलब होता है मीन्स आदान, मीनिंग टू डोनेट। तो वो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है हार्ट में, तब वो पूरे रस रक्त पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। या मीन्स याति, द स्ट्रक्चर विच मेंटेन, और ई अण मीन्स अयन, मीनिंग टू मूव और मोशन। तो ये जो थोड़ा सा डिटेल वाली स्लाइड थी कि वो किस तरीके से ये फंक्शन हो रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात सुश्रुत ने कही, वो ये कही कि हृदय चेतना स्थानम उत्तम सुश्रुत देहिनाम। सुश्रुत शारीर में 6 अध्याय का 33वां श्लोक है। तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि हृदय ही चेतना का मुख्य स्थान है देहधारियों में। देहिनाम मतलब देहधारियों में जो हृदय है वही मुख्य रूप से चेतना का स्थान है। तो ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी ये चीज़ देखा जाता है कि हार्ट जो है सबसे फर्स्ट ऑर्गन है जो कि जो है फंक्शन चालू करता है। उससे पहले जो है और फंक्शन किसी ऑर्गन का नहीं चालू होता है। हृदय जब करता है तो हार्ट बीट आ जाती है। हार्ट बीट आती है तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो उस हार्ट बीट को हम सुन भी सकते हैं स्टेथोस्कोप से। और जो गायनी के डॉक्टर्स हैं वो जब चेक करते हैं तो उसको सुनते हैं और उसी के आधार पे गर्भ के स्वास्थ्य की परिकल्पना या विचार करके बताते हैं। तो वो लगभग 140 पर मिनट उस टाइम हार्ट रेट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो ये जो है चेतना की अभिव्यक्ति, चेतना जो है आप ये समझें लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग जो पूरा किंगडम है, तो जो लिविंग किंगडम है तो उसके हिसाब से जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में है, तो ये माना जाता है साइंटिफिकली कि जब हार्ट फंक्शन कर रहा है तो उसमें लाइफ पूरी तरीके से अपीयर हो गई। तो अब जो है लाइफ तो पहले से होती है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग जो चेतना है वो अपीयरेंस आ गई, जो दूसरे भी उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चिकित्सक उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो इस तरीके से चेतना जो है मुख्य रूप से हार्ट का फंक्शन बताया है। तो हृदय चेतना स्थानम उत्तम सुश्रुत देहिनाम। सुश्रुत के मतानुसार शरीर में चेतना का स्थान हृदय है। शोणित कफ प्रसादजम हृदयम। तो ये एक दूसरी पॉइंट है कि जो है जो डेवलपमेंट के रेफरेंस में बताते हैं कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हर ऑर्गन का डेवलपमेंट सुश्रुत शरीर में बताया गया 6 अध्याय का 30वें श्लोक में। तो शोणित कफ, शोणित का मतलब होता है ब्लड, और कफ का मतलब श्लेष्मा है ही है जो दोष है, और उसके प्रसाद भाग से हृदय उत्पन्न होता है। तो ये है कि जो कफ है तो कफ जो है फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि जल का प्रतीक है। तो जल या फ्लूइड, तो उस फ्लूइड में सबसे पहले एंजियोब्लास्ट बनता है। सबसे पहली सेल जो अपीयर होती है वो एंजियोब्लास्ट। एंजियोब्लास्ट इज नथिंग बट इट इज द फॉर्म ऑफ द ब्लड, और ब्लड का ही यहाँ पे पर्याय जो है शोणित का है। तो इस प्रकार से फ्लूइड जो वहाँ पर है और उसी में जो एंजियोब्लास्ट बने हैं उसी का प्रसाद भाग का परिणाम वो होल डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होकर, ये मॉडर्न साइंस भी यही चीज़ कह रही है, और वो हृदय का डेवलपमेंट होता है।
तो इस तरीके से इसको हमसे कहते हैं या एक्सप्लेन करते हैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो रहा हो या आपका से क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से इसका उत्तर दिया जाता है। और बाकी फिर वो अगर और डेप्थ में जाना चाहेगा एग्जामिनर तो आपसे होल हार्ट का डेवलपमेंट 1 by 1 स्टेप में पूछ सकता है। तो रक्त तथा कफ के प्रसाद भाग से गर्भ में हृदय का निर्माण या विकास होता है। तो ये स्टेटमेंट सुश्रुत का हुआ। यदाश्रय ही धमनियां प्राणवाहा। और इसने एक और इम्पॉर्टेंट बात सुश्रुत ने कही कि इसी के ऊपर आश्रित हैं धमनियां जो प्राण का वहन करती हैं, यानी ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। तो धमनी आपको पता है कि आर्टरीज जो है ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो ये बात बिल्कुल सच उन्होंने कही कि यदाश्रय ही धमनियां प्राणवाहा सुषुशारीर। तो मैं ये बात बताई, इसी हृदय का आश्रय लेकर प्राणवायु धमनियां रहती हैं। तो अब जो अगला श्लोक आ रहा है, व्यानो हृदय अवस्थित कृष्ण देह चरा शीघ्रति गतिर गति प्रसारण आकुंचनम उच्छेप अवक्षेप निमेश उन्मेष जम्भ्रण अन्न स्वादा स्रोतो विषयोधन सेदास्रक श्रावणादि क्रियो योनो चा शुक्र प्रतिपादनो विभज्य चानस्य किट्टात् सारं तीन क्रमशो धातुस्य पर्यति। गति प्रसारण आकुंचन उच्छेप अवक्षेप निमेश उन्मेष जम्भा अन्न स्वाद खाद्य पदार्थों का स्वाद लेना स्रोतों का शोधन स्वेद एवं रक्त का स्त्रावण आदि क्रियाएं एवं योनि में शुक्र का पहुंचना अन्न के सार को किट से अलग करके धातु का तर्पण करना आदि व्यान वायु के कर्म हैं। ऐसा जो है कथन है। तो ये व्यान वायु के फंक्शन बताए। और व्यान वायु का जो अगर आप क्रिया सारी के अंदर पढ़ेंगे तो उसका स्थान जो है हृदय बताया कि हृदय में स्थित व्यान वायु होती है। तो उसमें जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है तो उसके माध्यम से पूरे फ्लूइड मटेरियल रस और रक्त का होल बॉडी में जाता है। तो इस तरीके से ये सारी क्रियाएं हैं। और दूसरा सिरोहृदय के, क्योंकि जब सिरोहृदय की बात करते हैं तब वहाँ से जो क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं तो जो कुछ शुरू के फंक्शंस हैं तो जैसे उच्छेप है अवक्षेप है निवेश उन्मेष है तो ये तो नर्व का फंक्शंस है। तब वहाँ वो शिरोहृदय लेते हैं। और बाकी जो चीज़ें वो हार्ट के फंक्शन है जो पूरे फ्लूइड को और ऑक्सीजन को होल बॉडी में जो ले जा रहा है तो वो जो है इसके फंक्शंस हैं। तो अब मैं देख लेता हूँ, कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो रूपा सिंह को अब समय मिला है। तत्र प्राणवाहि द्वे तयोर्मूलम हृदय रसवाहिन्यश्च धमनियाः तत्र विद्यश्च आक्रोशन विनमन मोहन भ्रमण विपनादि मरणम वा भवति। तो प्राणवायु स्रोतस के जो मूल की यहाँ पे बात सुषुशारीर 9/12वें श्लोक में कर रहे हैं कि तयोर्मूलम हृदयम, उसका जो मूल स्थान बताया गया हृदय है और रसवाहिनी धमनियाँ हैं। तो मुख्य रूप से ये बात है। तो जिसका अर्थ है इस श्लोक का मैं बता रहा हूँ कि उनका प्राणवायु स्रोतसों का मूल जो है स्थान हृदय और रसवाही धमनियाँ हैं। उनके विद्ध होने से आक्रोश, चिल्लाना, विनमन, झुकना, मोहन, मूर्छा, भ्रम, चक्कर, वेपन, कंप अथवा मरण भी होता है। तो ये प्राणवायु स्रोतस बताया जो हार्ट से रिलेटेड है और उसके सामान्य बात उसमें बताई। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आता है कि देहिनाम हृदयम देहे सुख दुख प्रकाशकम तत्संकोच विकासम च स्वतः कुर्यात् पुनः पुनः। तो इस लाइन का उमा महेश्वर संवाद नाड़ी ज्ञानम में ये श्लोक आता है। तो फर्स्ट लाइन जो है देहिनाम हृदयम देहे, जो देही नाम है जो देह को धारण करे हुए हैं जीव हैं उनमें हृदय ही सुख और दुख का प्रकाशक है। तो मतलब जो आपको सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है तो ये चीज़ जो है बॉडी लैंग्वेज या बॉडी एक्सप्रेस कर देती है। तो उसका और वो जो बॉडी एक्सप्रेस करती है वो किस चीज़ से करती है, वो हार्ट से करती है। तो इसको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे वो हार्ट से होती है। और दूसरा जो सेकंड लाइन बता रही है कि तत्संकोच विकासम च स्वतः कुर्यात् पुनः पुनः। अभी मैं जो पहले की बात कर रहा था कि जो सिस्टोल और डायस्टोल हो रहे हैं वो एक तो स्वतः हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ऑटोनॉमिक हैं और पुनः पुनः हैं, मतलब साइक्लिक रूप में पुनः पुनः बार बार लगातार होते रहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल हार्ट में। और तो जो सुख दुख की बात हम कह रहे हैं तो ये एक तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जैसे नर्वस सिस्टम है तो उसका जो कंट्रोल है वैगस नर्व और कार्डियक प्लेक्सस का उसके ऊपर रहता है।
और जब आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी होती है, आप दुख में होते हैं, और या आप जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और या आप ये जो मूड की स्विंग है, मूड का रिफ्लेक्शन, तो ये चीज़ें जो आती हैं तो वो सीधे हार्ट रेट को प्रभावित करती हैं। जो भी आपका मन में विचार चल रहा है तो वो चीज़ें सीधे हार्ट पे होती है। इसीलिए आयुर्वेद के जो कहा गया कि नाड़ी के ज्ञाता जो है, जो वैद्य होता है वो नाड़ी का ज्ञाता होता है। तो हार्ट को वो नाड़ी से मतलब कि पल्स है, तो पल्स जो है, पल्स रेट बढ़ जाता है। जब जो है आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, सिंपैथेटिक में होते हैं, तो हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है और श्वास की गति भी बड़ी होती है, तो वो एकदम से जो है आ जाता है। और जब आप दुख में हैं जैसे कि, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब आप सुख में हैं तो रिलैक्स में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज में बॉडी बढ़ जाती है, रेस्ट एंड डाइजेशन, उस टाइम हार्ट रेट कम होता है। तो हार्ट रेट को सीधे देख करके कोई ये कह सकता है कि कोई व्यक्ति सुख में है कि दुख में है। और फेशियल एक्सप्रेशन तो माने रखते ही हैं, लेकिन जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने बताया कि वो जो हृदय चक्र है, कार्डियक प्लेक्सस है, और जो हार्ट रेट है और कार्डियक आउटपुट है, तो ये सब पे डिपेंड करता है आपका सुखी और दुखी होने की स्थिति में। ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जो फिजियोलॉजी में आपको इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों लाइनों को। मैंने यहाँ पे फंक्शनल एनाटॉमी बताई, तो मतलब क्रिया बताई, लेकिन केवल थोड़ी सी। तो देहधारियों में देह में सुख दुख का प्रकाशक हृदय है, उस हृदय में संकोच और विकास की क्रियाएं स्वतः पुनः पुनः क्रमानुसार होती हैं। इस लाइन का ये अर्थ था। तो रस रक्त संवहन के अंतर्गत प्लाज्मा एंड लिम्फ दोनों का सर्कुलेशन समाविष्ट होता है। स्वेद श्रावण से पसीना निकलता है तथा रक्त श्रावण का तात्पर्य ब्लड कैपिलरीज की पतली दीवारों से रस, प्राणवायु आदि पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचना होता है। तो ये चीज़ हमने बताई। अब जो हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बता रहे हैं या रिलेशनशिप बता रहे हैं ऑर्गन्स की आयुर्वेद में जो उसका रिलेशनशिप है या एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो लोकेशन, उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है। सुश्रुत 4/30 पे ये जो श्लोक आता है, तस्याधो वामतः प्लीहा फुफ्फुसश्च दक्षिणतो यकृत क्लोम च तद विशेषेण चेतना स्थानम। तो तस्याधो का मतलब है, तस्य का मतलब हृदय, तो हृदय के अधोभाग में वामतः मीन्स लेफ्ट साइड में प्लीहा और फुफ्फुस है। प्लीहा मीन्स स्प्लीन, फुफ्फुस मीन्स लंग। तो ये बताया कि लेफ्ट साइड में है, और दक्षिण में मतलब राइट साइड में यकृत और क्लोम है। तो ये जो है विशेष रूप से चेतना का स्थान है। इस श्लोक का इतना ही अर्थ है। तो उसको फिर से हम एक बार पढ़ देते हैं कि उस हृदय के वाम और अधः भाग में फुफ्फुस और प्लीहा होता है, दक्षिण और अधः में यकृत तथा क्लोम होता है। यह हृदय विशेष करके चेतना का स्थान है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है कि जो है क्या दक्षिण में फुफ्फुस नहीं होता, तो उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए ये श्लोक ये कह रहा है, अष्टांग अरुणदत्त का अष्टांग हृदय का कफ रक्त प्रसादात स्थानमोज से चेतनानुभावानां परम चिंतत्य च मांसपेशी चयो रक्त पद्माकार मधोमुखम तस्य दक्षिणतः यकृत तस्य दक्षिणतः क्लोम यकृत फुफ्फुसमा स्थितम। तो लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ें, तस्य दक्षिणतः है। तो सुश्रुत ने वहाँ पे वामतः कहा कि जो फुफ्फुस है, और यहाँ पे देखिए दक्षिण में मतलब राइट साइड में क्लोम यकृत फुफ्फुस, तीनों ही बातें यहाँ पर कह दी। तो कभी कभी जो मिस्टेक हो जाती है, या तो किसी ने बोला और आप एक शब्द को नहीं लिख सके, या उसको जो नीचे उसको कॉपी करते हुए आज की स्टेज तक ला रहे हैं तो शायद उन्होंने नहीं लिखा। तो ऐसा नहीं है कि वो आयुर्वेद के लोग ये नहीं जानते थे कि दक्षिण में भी राइट साइड में भी फुफ्फुस है। तो ये श्लोक प्रकट कर रहा है कि अरुणदत्त ने ये कमेंट्री की है। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि कफ और रक्त के प्रसाद भाग से गर्भ में हृदय का विकास होता है। हृदय पर ओज और चेतना का स्थान है, पर ओज का स्थान है हृदय। तो ओज भी दो प्रकार का है, पर और अपर। तो पर ओज का स्थान हृदय है और चेतना का स्थान है। हृदय से ही परम मतलब ईश्वर का चिंतन और ध्यान करते हैं। तो यहाँ जिस हृदय की ईश्वर का चिंतन के लिए विशेष करके
जो है ब्रेन की बात आती है तो मैंने बताया शिरो हृदय वहाँ पे लेंगे। मांसपेशी से निर्मित है तो मस्कुलर ऑर्गन है, या अधोमुख रक्त कमल के समान है, और उस हृदय के दक्षिण में क्लोम, यकृत तथा फुफ्फुस स्थित होता है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि अब यहाँ पे हम एनाटॉमिकल रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो तस्यादो वामतः प्लीहा फुफ्फुस दक्षिण तो यकृत क्लोम च, ये सुश्रुत का 4/30वां श्लोक था। और अरुण दत्त का हुआ तत्स्य दक्षिणतः क्लोम यकृत फुफ्फुसम स्थित है। तो इस सूत्र में समीपवर्ती अंगों का उसके साथ स्थानिक संबंध बतलाया गया है। इसमें फुफ्फुस केवल एक तरफ ऊपर जो है लिखा था, दोनों श्लोकों को जब हम मिलाते हैं तो परंतु वास्तव में वह दोनों तरफ है। इस प्रमाद को दूर करने के लिए गणनाथ सेन ने प्रत्यक्ष शारीर में प्रस्तावना में निम्न पाठ को सूचित करते हैं। यत्तु हृदय से अधो प्लेहा फुफ्फुस दक्षिण तो यकृत क्लोम च इति सहस्रतः पाठस्तत्र प्रमाद एवं दरिदृश्यते। हृदय से याधो वामतः प्लेहा दक्षिण तो यकृत उभयतः क्लोम फुफ्फुस च इति तु समाध्यान पाठ है, अन्यथा न के नाम अभी कथमपि शक्यम समाधुतम। तो ये उन्होंने कहा कि ऐसा सुधार कर लेना चाहिए और तभी वो जो है अप्लाइड एनाटमी या जो है डिसेक्शन जब हम करते हैं तो जो देखते हैं उसके अनुरूप आएगा। और अब ये स्लाइड बता रही है कि अष्टांग हृदय के शारीर स्थान के 3रे अध्याय के 12वें श्लोक की टीका में अरुणदत्त ने जो श्लोक ये जो दिया है, जो मैंने पहले भी उच्चारण किया था कि तत्स्य दक्षिणता ये क्लोम यकृत फुफ्फुसम स्थितम, इस श्लोक के अनुसार दक्षिण पार्श्व में भी फुफ्फुस होना चाहिए। और यदि इसके अनुसार प्राचीन पाठ निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाए कि दोनों को सुश्रुत का और ये दोनों को मिलाया, तब बन जाता है तस्यादो वामतः प्लेहा फुफ्फुश्च दक्षिण तो यकृत क्लोम फुफ्फुसश्च। तो प्राचीन आधार के अनुसार पाठ होकर यह प्रत्यक्ष विरोधी भी नहीं रह जाता, यानी कि जो प्रत्यक्ष है जो हम देखते हैं उसके अनुरूप हो जाता है। यह प्रमाद लेखक के शारीर अज्ञान के का परिणाम है, ऐसा लोगों का कहना था। तो उसने वाम पार्श्व में फुफ्फुस लिखा, फिर फुफ्फुस के वास्तविक स्वरूप का ठीक से ज्ञान न होने के कारण दक्षिण पार्श्व में फुफ्फुस लिखने की क्या आवश्यकता नहीं मालूम हुई और वही पाठ आगे चलकर रूढ़ हो गया। परंतु उपयुक्त श्लोक में प्राचीन वास्तविक पाठ मिलता है, उसी के अनुसार पाठ शुद्धि करना उचित है। और उदर और वक्ष दोनों मिलकर कोष्ठ होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, बात समझ लें। उसे ट्रंक भी कहते हैं, तो मध्य शरीर भी कहते हैं। तो दोनों के बीच में महाप्राचीरा पेशी होती है, डायफ्राम, जो उदर गुहा को वक्ष गुहा से पृथक करती है, मतलब थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है, डिमार्केट करती है, डिवाइड करती है। हृदय और फुफ्फुस वक्ष गुहा में है, तो मतलब थोरेसिक कैविटी में है, हार्ट और लंग, और प्राचीर डायफ्राम के ऊपर है, और डायफ्राम से नीचे जो है यकृत मतलब लीवर, प्लेहा मतलब स्प्लीन स्थित है, और उनका ऊपर का पृष्ठ भाग प्राचीरा पेशी से लगा। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को आप देखें, ऑब्जर्व करें। तो ये जो है आप देखें, ये हार्ट है, जिसे जब आप डिसेक्शन करेंगे तो इस तरीके से हार्ट दिखाई देगा। और ये थोड़ा सा दूर बना दिया गया है लंग्स को थोड़ा, क्योंकि वैसे लंग्स इसके काफ़ी पार्ट को कवर कर रहे रहते हैं। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलेगा, ये लेफ्ट वाला, राइट वाला भी थोड़ा सा इसको कवर किए रहता है। तो ये दोनों लंग जो हैं, तो इस फिगर में देखिए ये एरोटा दिख रहा है और ये पल्मोनरी ट्रंक दिख रहा है, और ये जो लेफ्ट लंग है ये राइट एट्रियम है, ये वाला जो है राइट वेंट्रिकल है, और ये इधर जो यहाँ पर एपेक्स है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो और ये राइट लंग है, और उसके ये लोब्स हैं, तो ये अपर लोब है राइट लंग का, ये मिडिल है, और ये लोअर लोब है। तो इस तरीके से ये दिखाया गया। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं, तो पेक्टोरल मसल्स जो है, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, तो इसको रिफ्लेक्ट किया गया, ये थोरेसिक केज को यहाँ से काट दिया गया है। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इसके नीचे ये जो चीज़ है आप देख रहे हो, जहाँ पे एरो रेड चल रहा है, तो ये जो है डायफ्राम है, और एब्डोमेन को इसमें खोला नहीं गया है, जो लीवर या स्प्लीन हम आपको इसमें दिखाते। तो इस तरीके से इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया। और हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो महाचार्थश्च हृदय पर्याय उच्यते बुधे। अब यहाँ पे सिनोनिम्स या पर्याय की बात करते हैं, तो इसका महत अर्थ हृदय के ये पर्याय बताए गए हैं। अर्थे 10 महामूला क्षमाशक्ता महाफला। तो अर्थ और 10 और महामूल और महाशक्ता महाफल,
ये भी जो है चरक सूत्र अध्याय में आए हैं कि ये भी जो है उसके पर्याय हैं। तो अर्थ हृदय में महामूल तथा महाफल देने वाली 10 सिराएं लगी होती हैं। हृदय का स्वरूप अर्थ हृदय में महामूला तथा महाफल देने वाली 10 सिराएं लगी होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद 10 ग्रेट वेसल्स हैं। तो और ये जो वेसल्स की बात, ग्रेट वेसल्स की बात हम कर रहे हैं, तो जब आप अन्य राइटर मॉडर्न के पढ़ेंगे तो वहाँ भी वो हार्ट से रिलेटेड ग्रेट वेसल्स को इनमरेट करते हैं, गिनते हैं, तो उन्हें आपको जानना चाहिए। महामूला महत हृदय मूलम याशाम ता, अर्थात महत हृदय की मूल है जिन शिराओं को का वे महामूला कही गई हैं। तो महत का अर्थ हृदय भी लेते हैं, तो ये दोनों ही के अर्थ में आता है। श्रोण हृदय और थोरेसिक हार्ट के रेफरेंस में एक ही अवयव का कार्य भेद से भिन्न भिन्न नाम रखा गया है। जैसे धमनाथ धमनिया है, सर्वनाथ सुरतांसी, सर्वनाथ सिरा। सुश्रुत ने इन सिराओं का नाम सर्ववह कहा। इसका कारण है कि ये यथावसर तीनों दोषों का वहन करने के कारण ये सर्ववह कहलाती हैं। महाफला महत हृदयम एवं फलम याशांता, अर्थात हृदय ही फल, मूल, उपलब्धि, लाभ जिनकी ऐसी वे शिराएँ हैं। ये रस, रक्त, ओजस आदि द्रव धातुओं का वहन और चारों का संवहन करती हैं। तो इसलिए जो है इसको महाफला कहा गया। 10 जो समाशक्ता कहा, तो हृदय से लगी हुई। समाशक्ता का मतलब होता है कि हृदय से लगी हुई, अटैच्ड। ये 10 सिराएँ हैं। समाशक्ता के स्थान पर सिराशक्ता भी गणनाथ सेन ने स्वीकार किया है, जो ठीक लग रहा है। और भगवान धन्वंतरी ने भी 10 वक्षसी सुश्रुतशारीर अध्याय 7/7 में स्वीकार किया। और सुश्रुत में हृदय को सिरामर्म कहा गया है, तो इसलिए जो इसे जो सिराशक्ता भी पाठ कर लेना चाहिए। हृदय हृत, यह रक्त को ले जाने एवं लाने वाली सिराओं का स्थल है, या यूँ कहें कि सिरा ने हृत का रूप धारण कर लिया है, या सिरा हृत के रूप में परिणत हो गई है। यह हृदय रक्ताशय भी है, क्योंकि रक्त इसमें आकर कुछ पल के लिए ठहरता है, रुकता है और रुक कर फिर चलता है। तो हृदय 10 धमनियाँ हैं। ये चरक सिद्धि स्थान के अध्याय 9 में जो त्रिमर्मी अध्याय है, चरक सिद्धि स्थान का 9वां अध्याय, तो वहाँ पे उन्होंने कहा हृदय 10 धमनियाँ, हृदय से लगी हुई 10 धमनियाँ होती हैं, जो 10 ग्रेट वेसल्स की हम बात कर रहे हैं। तो 10 मूल सिरा हृदय प्रतिबद्धा, ये सारंगधर ने अपने अध्याय 5 में लिखा कि हृदय से प्रतिबद्ध 10 मूल शिराएँ हैं। ये रस, रक्त, ओजस आदि द्रव धातुओं का वहन और चारों ओर संवहन करती हैं। हृदय की 10 महामूला हृदय है मूल, जिनका ऐसी रक्तवाहिनियों के आधुनिक विज्ञान सम्मत नाम लिखित हैं। अब ये आप लोग याद कर लें। तो मुझे याद है कि एक यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर जा चुके हैं, जिनसे ये वाइवा में क्वेश्चन हमारे गुरुजी प्रोफेसर थट्टे सर ने पूछा था कि जो 10 ग्रेट वेसल्स हैं या 10 जो सिराएँ हैं, क्या आप उनके नाम गिना सकते हैं जो हार्ट से अटैच होती हैं। तो अब उनके नाम मैं यहाँ पे गिना के उसका परफेक्ट आंसर दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद करेंगे। पहला है महाधमनी एरोटा, दूसरा है ऊर्ध्वगा महाशिरा सुपीरियर वेना केवा, और तीसरा है अधरा महाशिरा जिसे कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, और चौथा है पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक से कुछ लोग उसे अलग अलग गिनते हैं, और वैसे उससे 2 शाखाएं निकलती हैं। तो एक है राइट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोन माने होता है लंग, तो राइट साइड की तरफ जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, तो राइट लंग को सप्लाई करती है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग को सप्लाई करती है। तो ये गिराया मैंने। 5वें नंबर पे यहाँ पे हम ले रहे हैं राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन। तो ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। तो पहली है कि राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, फिर है राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, तो दक्षिण अधो फुफ्फुस सिरा, और वाम ऊर्ध्वगा फुफ्फुस सिरा लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, और वाम अधो फुफ्फुस सिरा, वाम अधो फुफ्फुस सिरा लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो ये 4 पल्मोनरी वेन्स के नाम बताए। खाली लोग ऐसे कह देते हैं 4 पल्मोनरी वेन्स, तो वायवा में टीचर पूछ भी सकता है कि इन चारों के अलग अलग नाम बताइए, तो उसके नाम को बताना सीख लें। पहले तो राइट एंड लेफ्ट में से एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे जैसा दिख रहा हो, और सुपीरियर इन्फीरियर में से टर्म यूज़ करेंगे, और पल्मोनरी सब में पल्मोनरी वेन बोलना है। तो इस तरीके से ये चारों नाम हो जाते हैं। अब एक जो 9वें नंबर पे जो मैं काउंट कर रहा हूँ, ये हमने अपने
विचार से दिया है कि कोरोनरी साइनस वो भी हार्ट में ओपन होता है, जो ब्लड है हार्ट का, तो कोरोनरी साइनस के माध्यम से रिटर्न होके जो राइट एट्रियम में आ रहा है। और हार्दिक धमनियाँ दो होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो 10वां जो है कोरोनरी आर्टरी लेना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है हार्ट से के जो एरोटा से, वैसे तो वो एरोटा से अराइज हुई, लेकिन वो उसके नज़दीक हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो हार्ट को ही सप्लाई कर रही हैं ब्लड, तो इसलिए वो हार्ट से रिलेटेड हैं। तो वो जो है अराइज जरूर नहीं हो रही, लेकिन एंड जरूर वो हार्ट में हो रही हैं, इसलिए इसको हमने काउंट यहाँ पर किया है। तो ये 10 जो स्ट्रक्चर्स जो वेसल्स हमने काउंट की, तो वो उनके नाम हमने 1 बाय 1 आपको शो किए। इनको याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद करें सभी लोग, BMS और MD सभी लोग। कुछ आधुनिक आयुर्वेदिक लेखकों ने 10वीं रक्त वाहिनी या उरह रसकुल्या थोरेसिक डक्ट को काउंट करते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं आपको जो है फिगर में दिखाना चाहूँगा कि स्ट्रक्चरली वो कहाँ पर है। दिस इज़ द एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट। तो आप यहाँ पे देखें तो ये राइट एट्रियम है, इतना पार्ट जो है राइट एट्रियम है। इसमें देखिए यहाँ पे ये इंफीरियर वेना केवा जो है इंफीरियर साइड से एंट्री कर रही है, और ये सुपीरियर वेना केवा, और जो कोरोनरी सल्कस की बात कर रहे हैं ये पोस्टीरियर साइड में होगा, तो ये यहाँ नहीं दिख रहा है। और उसके बाद जो हम आते हैं, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखें यहाँ से ऐसे, तो ये जो है राइट वेंट्रिकल है, और राइट वेंट्रिकल से अटैच्ड होता है पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक है, और इस पल्मोनरी ट्रंक में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ये, और इधर ये बैक साइड में देखिए ये तो जो है असेंडिंग एरोटा है, उसके बैक में से होता हुआ जो है लेफ्ट, ये तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो उसके बैक से आती है राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो जो राइट पल्मोनरी आर्टरी उसमें राइट लंग में जाएगी। तो इस तरीके से ये बात हुई। तो ये पल्मोनरी ट्रंक जो है राइट वेंट्रिकल से अटैच्ड है, और ये जो आप देख रहे हैं ये राइट कोरोनरी आर्टरी है एंड इट्स ब्रांचेस, तो ये है। और ये जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दिख रही है, और इस साइड में ये जो चीज़ है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फिगर में आपको बीच में लग रहा है एरोटा, लेकिन एरोटा अराइज होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये एरोटा है, और ये आप देखें इस साइड में ये जो पर्पल से दिख रही हैं, तो ये सुपीरियर और इंफीरियर लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं। तो दो आपको ये दिख रही हैं, तो ये जो लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती हैं पोस्टीरियर साइड में, और ये देखें सुपीरियर इंफीरियर जो राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, जो एरोटा सॉरी लेफ्ट एट्रियम में ही ओपन हो रही हैं। तो ये राइट साइड से में है, और वो लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड वाली राइट लंग से आ रही है, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट लंग से आ रही है। पल्मोन माने लंग होता है, तो लेफ्ट और राइट इस तरीके से ये हमने गिनाया है। तो लेफ्ट साइड, इसको आप याद कर सकते हैं कि चारों 4 पल्मोनरी वेन्स के नाम। तो ये हमने एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट को समराइज्ड वे में एक्सप्लेन किया। और फिर यहाँ पर ये देखें, ये जो राइट ब्रैकियोसेफेलिक है, ये जो सुपीरियर वेना का जिससे बन रही है, और ये लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, और ये जो एरोटा यहाँ से गया, फिर यहाँ से आर्च ऑफ एरोटा बना, और आर्च ऑफ एरोटा में ये 3 जो है उससे ब्रांचेस मेन निकल रही हैं। एक है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, और दूसरा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। तो ये जो 3 मैंने बताई, ये कभी कभी स्पॉटिंग में रखा जाता है कि जो है आर्च ऑफ एरोटा वो पार्ट पूछते हैं, वहाँ फ्लैग लगा रहता है, और उन तीनों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, किस स्ट्रक्चर का नाम बताएं। तो ये फिर आपको अगर याद है तो आप बता सकते हैं, इसलिए याद कर लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्लिनिकल एंड सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसकी डीप नॉलेज बहुत बहुत ज़रूरी होती है, उसका आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्रेन में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर स्टूडेंट को, तभी वो एक सफल चिकित्सक हो सकता है। क्योंकि जो कोई भी रोग हो तो वो जो है ये जो 3 मर्म सुश्रुत बताए, और तो उनको, और जो चरक नेत्री मर्मी स्थान में बताया सिर, हृदय और बस्ती, तो उनको प्रभावित जरूर करता है। तो उनकी एनाटमी को जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये पोस्टीरियर व्यू की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें पोस्टीरियर व्यू, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज़ द राइट एट्रियम का पोस्टीरियर व्यू है। और ये देखिए इंफीरियर वेना केवा है,
और ये जो है सुपीरियर वेना केवा है, और ये आर्च ऑफ एजागस वेन इसमें ओपन हो रहा है। और तो आप इसको देखें, और ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये आर्च ऑफ एरोटा है, उसका ये देखिए ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है, और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और ये लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है। तो ये आर्च ऑफ एरोटा के बारे में मैंने बताया, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होता है। तो और अब आप देखें कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही थी, तो पोस्टीरियर साइड में ये ऊपर दिख रही है, राइट एट्रियम से ऊपर ये दिख रहा है, तो राइट साइड में जा रही है तो राइट पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट लंग की तरफ जा रही है तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। अब उसके नीचे आ जाएं, उसके नीचे आ जाएं तो ये जितना पार्ट आप ऐसे देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं एरो चला रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है लेफ्ट एट्रियम है, उसमें 4 पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं। तो ये लेफ्ट साइड हुआ क्योंकि ये पोस्टीरियर व्यू है तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो फिगर में तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं, तो ये वाली सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है, और इधर देखें तो ये राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, तो ये सुपीरियर है इन्फीरियर। तो 4 पल्मोनरी वेन्स जो है लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही हैं, तो यहाँ का मैंने बताया। और ये राइट एट्रियम जो है देखिए ये है कोरोनरी सल्कस, तो ये जो कोरोनरी साइन, तो ये कोरोनरी साइनस आया, तो कोरोनरी साइनस है ये। तो कोरोनरी साइनस जो है, कोरोनरी साइनस इसमें ओपन हो रहा है राइट एट्रियम में। तो सल्कस तो एक अलग चीज़ होती है जो आप आगे चल के दिखा सकते थे। तो यहाँ पे कोरोनरी साइनस की बात कर रहे हैं। तो होल मैक्सिमम जो ब्लड है, कुछ तो वो डायरेक्ट ओपन होती हैं, कुछ जो इसके थ्रू कोरोनरी साइनस के थ्रू जो है हार्ट का ब्लड रिटर्न हो करके राइट एट्रियम में ओपन हो रहा है। तो वो चीज़ मैंने आपको दिखाई, कोरोनरी साइनस को दिखाया, क्योंकि जो मॉडल है और या जो आपको सॉफ्ट पार्ट है उसमें ये चीज़ें कोई एक चीज़ का या दो चीज़ का नाम बता करके एग्जामिनर पूछता है कि इसको जो है उस सॉफ्ट पार्ट में या मॉडल पे आप दिखाइए। जैसे वो कहे कि कोरोनरी साइनस को दिखाइए, तो कोरोनरी साइनस को आपको दिखाना होगा। ये पोस्टीरियर व्यू में इस तरीके से दिख रहा है। तो और ये वाला जो पार्ट है, तो देखिए मैक्सिमम पार्ट इधर पोस्टीरियर व्यू में जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का दिखता है। और तो ये है पूरा, इस तरीके से हमने इसमें मैक्सिमम चीज़ें दिखा दी जो डिस्क्राइब कर दी हैं। और यहाँ पर देखें कि बहुत ही हल्का सा पार्ट दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखने पे लगेगा कि लिगामेंटम आर्टरियोजम, तो पल्मोनरी ट्रंक से सीधे जो है एरोटा से जोड़ता है। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट दिखा रहा है। तो ये एक तरीके का शंट की तरह काम करता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ब्लड आता है, तो ब्लड के सर्कुलेशन के टाइम हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तो आप यही सब देख लें, थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट है। बाकी रेड है, रेड के नीचे थोड़ा सा पर्पल सा दिखा है पार्ट, एक लाइन जैसे के बराबर ही है, हल्की मोटी लाइन के बराबर है। तो बाकी चीज़ें लगभग हमने इस डिस्क्राइब कर दी हैं जो भी इसमें दिखाया है। और फिर यहाँ पे ये देखिए स्मॉल कार्डियक वेन, ये जो है स्मॉल कार्डियक वेन है। और ये वाली जो रेड आप देख रहे हैं ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। और ये देखें ये मिडिल कार्डियक वेन है, ये वाली जो है मिडिल कार्डियक वेन है। और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये जो आर्टरी है दिस इज दी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और यहाँ पे देखें ये सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है, ये वाली जो है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है किसकी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। और इसी के ऊपर जो कोरोनरी साइनस की तरह जो इसको हम बता रहे थे उसमें देखिए ये जो ग्रेट कार्डियक वेन आके इधर ओपन हो रही है। तो ये अब मैंने 1 बाय 1 सभी के स्ट्रक्चर बता दिए और उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको बार बार वीडियो को हम इसको अपलोड करेंगे, और वीडियो अगर अपलोड हो गया तो उसको बार बार रिमाइंड करके आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और परफेक्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं। और अपने मित्रों से और दूसरे कॉलेज के फ्रेंड से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो षडंगम मंगम विज्ञानम इंद्रियाण्यर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेति निश्चिंतित च हृदय संसृता है। तो चरक सूत्र अध्याय 30/33 का ये श्लोक है। तो इसमें कहा कि हृदय के आश्रित षडंग हैं, 6 अंग। षडंग का मतलब था 6 अंग, जिसमें कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। तो वो 6 पार्ट्स कौन से हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार 2 शक्ति मतलब 2 जो है
लोअर लिम या लोअर एक्सट्रीमिटीज, दो बाहु मीन्स टू जो है अपर लिम्स राइट एंड लेफ्ट होती हैं, या अपर एक्सट्रीमिटी, और मध्य भाग मीन्स जो है मध्य भाग का मतलब हुआ कि ट्रंक, और ट्रंक को अगेन डिवाइड कर सकते हैं थोरैक्स एंड एब्डामेन, और एब्डामेन को अगेन डिवाइड कर सकते हैं एब्डामेन प्रॉपर एंड पेल्विस। और फिर है सिरोग्रीवा, सिर और हेड एंड नेक। तो इस तरीके से ये 6 पार्ट्स हैं। क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ ये 6 ही क्यों हैं, उसकी रीजनिंग ये है कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है तो उसमें जब डेवलपमेंट हो रहा होता है जाइगोट का, तो उसमें जो है 5 बड्स निकलती हैं, और छठा तो वो खुद ट्रंक है ही, तो बीच का जो पार्ट है उससे 5 जो है बड्स निकलती हैं। तो एक बड जो सिफेलिक होती है उससे जो है हेड नेक का डेवलपमेंट होता है, और जो सबसे नीचे के साइड में होती है तो उससे जो है जो काउडल होती है, तो मोस्ट काउडल जो है तो उससे 2 जो है लोअर लिम्ब का होता है, और जो बीच में है तो 2 अपर लिम्ब का डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसीलिए जो है ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ लोग इसको गलत एक्सप्लेन करते हैं, और मॉडर्न साइंस में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। कनिंघम अगर आप पढ़ेंगे तो कनिंघम की स्टार्टिंग में ये जो है बॉडी को 6 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया उसका आंसर दिया हुआ है, और बाकी जितने आंसर लोग देते हैं वो गलत हैं। सही और परफेक्ट आंसर यही है। और से युक्त शरीर जो विज्ञान बुद्धि तत्व है, 5 इंद्रियां हैं, उनके विषय तीनों महागुण सत्व रज और तम, आत्मा, चेतना, मन, और मन के विषय ये सभी हृदय मतलब सिरो हृदय में आश्रित रहते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने बताया कि जो ब्रेन है, सिरो हृदय है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अटैच है, तो क्योंकि उसमें इन सब के सेंटर्स रहते हैं। कंट्रोलिंग सेंटर क्या है, वो स्विच बटन है एक तरीके से ऑन ऑफ करने का, तो वो कंट्रोल करता है वहाँ से। तो ब्रेन में कंट्रोलिंग सेंटर्स हैं जो हर ऑर्गन को, हर बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि कार्डियक सेंटर भी है और रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, और हर ऑर्गन का वहाँ पे है। तो ये इस तरीके से जो है ये बात बताई। और महागुण की सतरजतम की भी मैंने बताई थी कि जो है किस तरीके से ब्रेन फंक्शनिंग करता है। और गीता में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि हम लोग कुछ नहीं करते, ये जो हमारे महागुण हैं सत्व, रज और तम, जो त्रिधा ये प्रकृति है, 3 प्रकार का ही अहंकार भी है, और मन और चित्त, ये जो है ये सभी इस तरीके से सत्व, रज और तम आता है। तो वो ही जो है गुण ही गुण को बरतते हैं। जो गुण हैं ये हमारे 3, यही गुण को बरतते हैं। वो सात्विक पुरुष सात्विक लोग से अट्रैक्ट होगा और उन्हीं में बैठेगा, वैसा ही काम करेगा। और तामसिक जो दारूबाज है वो दारूबाज को ढूंढ लेगा, पढ़ने वाले को ढूंढ लेगा। तो ये जो है वो सेम चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, और जो है वैसा ही वो अपनी फ्रेंडशिप करते हैं। और ये कहा जाता है कि जैसे अगर आप किसी भी लड़के या लड़की के बारे में आपको जानना है, जैसे लोग मैरिज करने से पहले उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो कुछ ना करिए, सिर्फ उसके 5 फास्ट फ्रेंड को ऑब्जर्व कर लीजिए। 5 जो उसके फास्ट फ्रेंड कर रहे होंगे वही वो व्यक्ति कर रहा होगा। और यही कारण है कि पुलिस वाले जो है आजकल मोबाइल में ये सर्च करते हैं कि किस किस से ये फ़ोन पे ज़्यादा बात करता है। किसी भी आतंकवादी को पकड़ना है, किसी को पकड़ना है, तो उसके मोबाइल से सीधे सर्चिंग मारते हैं, और फिर उनके ऊपर रेड करके सारी बातें, पूरा A to Z पूरे के पूरे नेटवर्क को, आतंकवादियों के पूरे नेटवर्क को वो जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं कि उनका सर्किल, उनका संग, उसका कुसंग और सत्संग, वो दोनों ही चीज़ें प्रभावी होती हैं। और ये सब किससे हो रहे हैं? गीता कहती है कि महागुण, जो आपका ब्रेन का एटीट्यूड है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका वर्किंग की फाइनल कैसे आप वर्क करेंगे, तो ये ब्रेन का जो सेटअप है वो डिसाइड करता है कि आप पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले हैं, और आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस चीज़ को लाइक करेंगे किसको नहीं करेंगे। ये सब जो है ये महागुण के ही आधार पर है। तो इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया। और हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तत्स्योपाघात मूर्छाए भेदान मरण मृच्छति। तो इसके ऊपर अगर उपघात या इंजरी होती है तो मूर्छा होती है और मृत्यु होती है। तो हृदय पर आघात, चोट लगने से मूर्छा, बेहोशी, और भेद फट जाने पर, जैसे वो रप्चर हो जाए तो ऑपरेशन आदि के अवसर पर, चिर जाने पर यानी कट जाने पर मानव की मृत्यु की ओर जाता है। मृत्यु हो सकती है और मृत्यु होती भी है। अगर प्लान्ड वे में हो सर्जरी हो रही तो नहीं होती, और लेकिन जो है
अगर वैसे हो रही है तो फिर वो मृत्यु होती है। यद्य तत् स्पर्श विज्ञानम धारी तत्र संसृतम, स्पर्श विज्ञान धारी शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवतम, अर्थात आयु और तत्व व शरीर ये सभी हृदय पर आश्रित होते हैं। और धारी जीवन प्राणों को धारण करने से ही इसको धारी कहा है। इसी को आयु का प्रमाण भी माना जाता है, अर्थात जब तक हृदय में क्रियाशीलता धड़कन होती रहती है तभी तक मनुष्य जीवित रहता है। तो अब मैं यहीं पे एंड करूँगा और उसके बाद जो सेकंड क्लास होगा तो उसमें जो है अभी लगभग हम जो है आज 69 स्लाइड पे पहुँचे हैं और टोटल 135 स्लाइड हैं। तो सेकंड लेक्चर जो नेक्स्ट मंडे को होगा तो पहले आयुर्वेद के इसी को हम कंप्लीट करेंगे। उसका कारण यह है कि आयुर्वेद की डिग्री है तो आयुर्वेद को जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पास मॉडर्न के ट्रीटमेंट के लिए लोग नहीं आएंगे। ये आपको गलतफहमी है कि आपसे मॉडर्न का ट्रीटमेंट लेने आएंगे, क्योंकि जिस चीज़ की डिग्री है उसी के का आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए और उसी के ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आएंगे। उस विधा का एक अच्छा ज्ञान पाने का प्रयास करें जिससे आपका सफल जीवन हो। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और सुख की कामना करने के साथ और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और इस उद्देश्य के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.